Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जीसी लियों की किताब के एक ऐसे अध्याय में उतर रहे हैं जो बाहर से बिल्कुल शांत, सफ़ेद और बर्फीला लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस बर्फ की चादर के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचल हो रही है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 25 यानी ध्रुवीय जलवायु की। आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि टुंड्रा क्या है या परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं। हमारा मकसद है जीसी लियों की इस स्थिर दुनिया से शुरू करके ये देखना कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग उसी दुनिया को पिघलाकर एक नए ग्रेट गेम का अखाड़ा बना रही है। हाँ, जहाँ दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने दांव लगा रही हैं। हम स्टैटिक भूगोल को सीधे करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और यूपीएससी के सबसे जरूरी सवालों से जोड़ेंगे। तो चलिए इस बर्फीली दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहले उस बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे चैप्टर की नींव है। ये ध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु आखिर है क्या और मिलती कहाँ है? देखने में तो ये सिर्फ बंजर जमीन लगती है। बिल्कुल। जब हम टुंड्रा की बात करते हैं तो ग्लोब के एकदम ऊपरी हिस्से की कल्पना कीजिए, आर्कटिक सर्कल के पार। अच्छा। यानी उत्तरी कनाडा, अलास्का के किनारे और यूरेशिया के उत्तरी तटीय इलाके। दक्षिणी गोलार्ध में ये अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है और इसकी पहचान सिर्फ ठंड नहीं है बल्कि एक खास चीज है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये इस पूरे इकोसिस्टम का मतलब कंट्रोल स्विच है। परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी रूप से जमी हुई जमीन, लेकिन ये सिर्फ एक परिभाषा से कहीं ज्यादा है ना? इसका असर क्या होता है? इसका असर बहुत गहरा है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है कि सतह के कुछ फीट नीचे की मिट्टी, चट्टानें और बर्फ हजारों सालों से शून्य से नीचे के तापमान पर जमी हुई हैं। हजारों सालों से? जी। अब सोचिए, गर्मियों में जब सतह पर पड़ी बर्फ पिघलती है तो वो पानी नीचे नहीं जा पाता क्योंकि नीचे एक जमी हुई कंक्रीट जैसी परत है। अच्छा। नतीजा, पूरी जमीन दलदगी हो जाती है जिसमें लाखों मच्छर पनपते हैं। और ये एक तरह का विरोधाभास है ना? दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक, जहां बारिश बहुत कम होती है लेकिन गर्मियों में वो दलदल बन जाती है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि पानी नीचे नहीं जा पाता। और शायद इसी वजह से वहां बड़े पेड़ भी नहीं उग पाते। पकड़ी है। पेड़ों की जड़ों को फैलने के लिए गहरी नरम मिट्टी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ फीट नीचे ही जमी हुई चट्टान जैसी परत है। तो जड़ें उससे टकराकर रुक जाती होंगी। एग्जैक्टली। यही कारण है कि टुंड्रा एक वृक्षहीन क्षेत्र है। साथ ही यहाँ गर्मी का मौसम, जिसे हम ग्रोइंग सीजन कहते हैं, वो मुश्किल से 50-60 दिनों का होता है। बस इतना कम? हाँ, इतने कम समय में किसी बड़े पेड़ का उगना और पनपना नामुमकिन है। इसीलिए यहाँ सिर्फ मॉस, लाइकेन और कुछ छोटी छोटी झाड़ियां ही जिंदा रह पाती हैं। तो परमाफ्रॉस्ट और छोटा ग्रोइंग सीजन, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जो इस जगह को बंजर भूमि या बैरन लैंड्स बनाते हैं। लेकिन आजकल हम सुन रहे हैं कि यह परमाफ्रॉस्ट एक टाइम बम की तरह है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये इस टॉपिक का सबसे जरूरी पहलू है। सोचिए, इस जमी हुई जमीन में हजारों सालों से मृत पौधे और जानवर दबे हुए हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से सड़ा नहीं है, बस फ्रीज हो गया है। अच्छा। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, ये ऑर्गेनिक मैटर अब सड़ने लगा है और इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकल रही हैं। और मीथेन तो CO2 से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। 25 गुना ज्यादा। तो ये एक ऐसा विशेष साइकिल है। गर्मी से परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, उससे गैस निकलती है जिससे और ज्यादा गर्मी होती है और फिर और परमाफ्रॉस्ट पिघलता है। इसीलिए इसे क्लाइमेट टाइम बॉम्ब कहा जा रहा है। जी। ये तो वाकई डराने वाली बात है। चलिए अब इस समझ को यूपीएससी प्रीलिम्स के नजरिए से देखते हैं। एस्पिरेंट्स को पता है कि यूपीएससी सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता, वो कॉन्सेप्ट्स के बीच की बारीक लाइनों पर खेलता है। तो इस चैप्टर से कैसे सवाल बन सकते हैं? बिल्कुल। यूपीएससी का एक पसंदीदा तरीका है दो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज करना। यहाँ वो टुंड्रा और टैगा के बीच करते हैं। अच्छा। मान लीजिए एक सवाल आता है, टुंड्रा वनस्पति के बारे में क्या सही है? 1, यह एक वृक्षहीन क्षेत्र है। 2, यहाँ मॉस और लाइकेन प्रमुख वनस्पति हैं।
3, यहाँ शंकुधारी मतलब कॉनिफरस पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर कई एस्पिरेंट्स गलती कर सकते हैं। उन्हें लगेगा कि ठंडी जगह है, बर्फ है, तो शंकुधारी पेड़ तो होंगे ही। लेकिन यही वो डिवाइडिंग लाइन है ना। एकदम सही। पहला और दूसरा कथन तो सही है, जैसा हमने अभी चर्चा की, लेकिन तीसरा कथन गलत है। शंकुधारी पेड़ जैसे पाइन और फर टैगा बायोम की पहचान है, जो टुंड्रा के ठीक दक्षिण में शुरू होता है। अच्छा, तो जहाँ पेड़ खत्म होते हैं वहां से टुंड्रा शुरू होता है। बिल्कुल। ये छोटी सी जानकारी एक सवाल सही या गलत करा सकती है। ये सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना है कि एक क्लाइमेट जोन दूसरे में कैसे बदलता है। ये बहुत जरूरी फर्क है, खासकर ऑप्शंस हटाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। इनुइट, या जिन्हें पहले एस्कीमो कहा जाता था, उनके जीवन से जुड़े सवाल भी आ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे पारंपरिक रूप से उनके जीवन से क्या जुड़ा है? कयाक, इग्लू, हार्पून। ये तीनों ही उनके पारंपरिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। कयाक सील के चमड़े से बनी उनकी हल्की नाव थी, जो शिकार के लिए एकदम सटीक थी। हार्पून वो भाला था जिससे वे सील और वॉलरस का शिकार करते थे, और इग्लू बर्फ के ब्लॉक से बने उनके शानदार शीतकालीन घर थे। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये सब पारंपरिक जीवन का हिस्सा था। जीसी लियोंग की किताब थोड़ी पुरानी है और आज की सच्चाई काफी बदल चुकी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। आज ज्यादातर इनुइट समुदाय लकड़ी के बने स्थायी घरों में रहते हैं। अच्छा। वे शिकार के लिए हार्पून की जगह राइफल और आने जाने के लिए कुत्तों वाली स्लेज की जगह स्नो मोबाइल या स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यूपीएससी सवाल में आज भी या प्राइमरली जैसे शब्द इस्तेमाल करे तो एस्पिरेंट्स को सावधान रहना होगा। बिल्कुल। उनका जीवन अब आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण बन चुका है। और एक आखिरी प्रीलिम्स का टॉपिक जो इस चैप्टर से जुड़ता है, जी, मध्यरात्रि का सूर्य या मिडनाइट सन। इस पर 2019 में सवाल भी आया था। ये घटना क्या है और क्यों होती है? सवाल था कि 21 जून को सूर्य की स्थिति क्या होती है, और इसका जवाब था कि आर्कटिक सर्कल पर सूर्य क्षितिज से नीचे नहीं डूबता है। इसका सीधा सा कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। जब उत्तरी गोलार्ध गर्मियों में सूर्य की ओर झुका होता है, तो आर्कटिक सर्कल के अंदर के इलाकों पर 24 घंटे सूरज की रोशनी पड़ती है। मतलब सूरज डूबता ही नहीं है? नहीं, बस क्षितिज के पास घूमता रहता है। सुनने में तो ये बड़ा रोमांटिक लगता है कि आधी रात में भी सूरज चमक रहा है। बिल्कुल। लेकिन असल में वहां रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। सोचे, शरीर की पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती होगी जब रात के 2 बजे भी दिन जैसा उजाला हो। बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है। और यही घटना सर्दियों में उल्टी हो जाती है, जिसे ध्रुवीय रात या पोलर नाइट कहते हैं, जब कई हफ्तों या महीनों तक सूरज बिल्कुल नहीं उगता। ये दोनों चरम स्थितियां इस क्षेत्र के जीवन को परिभाषित करती हैं। जी। तो अब तक हमने इस बर्फीले क्षेत्र की नींव समझ ली है, लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प और मेंस के लिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये शांत दिखने वाली जगह अब एक भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट बन चुकी है। तो मेंस का एक सीधा सवाल बन सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक क्षेत्र खुल रहा है, इसके भू-राजनैतिक और पारिस्थितिक प्रभावों पर चर्चा करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। इसके 2 हिस्से हैं, भू-राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल और दूसरा पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल। तो पहले जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। जी। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वो चीजें सामने आ रही हैं जो सदियों से जमी हुई थीं। नए रास्ते, नए संसाधन और नए झगड़े। नए रास्ते से मतलब है नए शिपिंग रूट्स। हाँ, अब तक यूरोप से एशिया जाने के लिए जहाज़ों को स्वेज नहर से होकर एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन अब बर्फ पिघलने से नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो कनाडा के ऊपर से है और नॉर्दर्न सी रूट जो रूस के ऊपर से है, ये खुल रहे हैं। और इससे तो यात्रा का समय बहुत कम हो जाता होगा। करीब 40% तक। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह बदल सकता है। और जाहिर है, जिस देश का इन रूट्स पर कंट्रोल होगा, उसका दबदबा बढ़ेगा। बिल्कुल। और यहीं से नया ग्रेट गेम शुरू होता है। रूस अपने नॉर्दर्न सी रूट को आक्रामक तरीके से प्रमोट कर रहा है और उस पर अपना हक जता रहा है। और चीन का क्या रोल है इसमें? चीन, जो आर्कटिक से हजारों मील दूर है, खुद को निया आर्कटिक स्टेट कहता है और पोलर सिल्क रोड बनाने की बात कर रहा है। अमेरिका और कनाडा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि दुनिया पर दबदबे की एक नई जंग है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मुद्दा है संसाधनों का।
जीसी लियोंग में भी इसका जिक्र है कि यहाँ खनिज भरपूर हैं। हाँ, अनुमान है कि दुनिया के अनखोजे तेल का 13% और प्राकृतिक गैस का 30% हिस्सा आर्कटिक में है। इसके अलावा सोना, निकेल, तांबा, हीरे सब कुछ है। लेकिन पहले इन तक पहुंचना तो नामुमकिन था। नामुमकिन और बहुत महंगा। अब जैसे जैसे बर्फ हट रही है, इन संसाधनों का खनन आसान हो रहा है, और जहां संसाधन होते हैं वहां देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ना तय है। तो नए रास्ते और संसाधनों की होड़, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी बढ़ रहा होगा। क्या देश वहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं? तेजी से रूस आर्कटिक में सोवियत संघ के जमाने के अपने सैन्य अड्डे फिर से खोल रहा है। अमेरिका अलास्का में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। भारत भी तो वहां है ना? हाँ, यहाँ तक कि भारत जैसे देश भी आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमारा मकसद वैज्ञानिक अनुसंधान है, लेकिन ये दिखाता है कि कोई भी देश इस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसी बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की जरूरत महसूस हुई होगी। जी, यहीं पर शायद पोलर कोड जैसी चीजें आती हैं। 2022 के प्रीलिम्स में इस पर सवाल भी था। एकदम सही कनेक्शन है। पोलर कोड ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाजों के सुरक्षित संचालन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अच्छा, इसका होना ही इस बात का सबूत है कि आर्कटिक में ट्रैफिक और खतरा दोनों बढ़ रहे हैं, और दुनिया को इसे रेगुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। ये तो हुए भू राजनीतिक प्रभाव, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो शायद ज्यादा दर्दनाक है, इसके पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल प्रभाव। और ये प्रभाव बहुत गंभीर हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो वहां के वन्य जीवों पर पड़ रहा है। ध्रुवीय भालू जो समुद्री बर्फ पर रहकर सील का शिकार करते हैं, उनका तो घर ही पिघल रहा है। बिल्कुल। वे भूखे मर रहे हैं या फिर इंसानी बस्तियों की ओर आ रहे हैं। उनका अस्तित्व सीधे तौर पर खतरे में है। और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की बात हम कर ही चुके हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर रहा है। इसके अलावा कोई और असर? हाँ, तटीय कटाव। जो तटीय गांव सदियों से जमी हुई जमीन पर टिके थे, अब वो जमीन पिघलकर धंस रही है और समुद्र उसे काट रहा है। अलास्का और साइबेरिया में कई स्वदेशी समुदायों को अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ रहा है। उनकी पूरी संस्कृति और जीवन शैली दांव पर लगी है। और प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा होगा? बहुत ज्यादा। जैसे जैसे जहाजों की आवाजाही और खनन बढ़ेगा, इस बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम में तेल रिसाव और प्रदूषण का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो टुंड्रा में रहने वालों के लिए कम से कम मॉस और लाइकिन जैसी वनस्पति तो है, और कुछ जीवन भी है। जी, लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा चरम जलवायु की बात करें, जहां जीवन लगभग नामुमकिन हो जाता है, तो हमें आइस कैप जलवायु को समझना होगा। ये टुंड्रा से भी एक कदम आगे है ना? आइस कैप जलवायु वो है जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के विशाल अंदरूनी हिस्सों पर हावी है। यहाँ और टुंड्रा में फर्क ये है कि यहाँ तापमान कभी भी हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता। कभी नहीं। नतीजा ये होता है कि यहाँ कोई वनस्पति नहीं होती, कोई मॉस नहीं, कोई लाइकेन नहीं, सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ की स्थायी चादर जो कई किलोमीटर मोटी हो सकती है। तो ये पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे कठोर जगह है। हाँ, कह सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे भूगोल का एक छोटा सा अध्याय सिर्फ एक जलवायु के बारे में नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संसाधन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई विषयों को एक धागे में पिरोता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए यही नजरिया यानी इंटरलिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और अंत में सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने आर्कटिक के खुलने की भू राजनीतिक और आर्थिक चर्चा तो की, जहां बड़े बड़े देश अपने फायदे देख रहे हैं, लेकिन इस पर भी जरूर सोचिएगा, उन स्वदेशी समुदायों के प्रति हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिनका जीवन, संस्कृति और घर इन बदलावों के कारण हमेशा के लिए तबाह हो रहा है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। जी, ये सवाल आपको इस मुद्दे की एक ऐसी मानवीय और गहरी समझ देगा जो आपको एक बेहतर प्रशासक बनने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.